मैम मैं बिगिनर हूँ, कॉलेज जाती हूँ, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, पूरा टाइम मैथ्स करने में निकल जाता है। कैसे आपने अपना टाइम मैनेज किया था? आपने अपना क्या टाइम टेबल फ़ॉलो किया था? ये सारे क्वेश्चन्स आप लोगों ने मुझे पूछे हैं और ऐसा डाउट्स आना आप लोगों के मन में नेचुरल है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों ने मेरी सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी वीडियो तो देखी है, लेकिन अभी आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग कैसे टाइम टेबल बनाओगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करोगे। तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल के लिए आपको मेनली 4 सब्जेक्ट्स के एक बहुत ही वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करना है। सो आपको 1 ईयर ऑफ मिनिमम प्रिपरेशन विद फुल डेडिकेशन देना ही है। अब इस प्रिपरेशन के दौरान मेजरली 2 तरीके के लोग हैं, एक है बिगिनर्स और एक है रिपीटर्स। तो चलिए सबसे पहले बिगिनर्स के लिए देख लेते हैं कौन-सा टाइम टेबल सही रहेगा। आप ना पहले पूरे सिलेबस को देख के एक 1 ईयर यानी 12 मंथ्स का एक पूरा टाइमलाइन बनाओ कि आपको इन 12 मंथ्स में कैसे पूरी प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले एज़ अ बिगिनर फर्स्ट 1 टू 6 मंथ्स आप क्या करोगे? आप पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसके लिए आप क्लासेस देखोगे, अपना नोट्स बनाओगे, उसको रिवाइज़ करोगे, फिर धीरे-धीरे जाओगे आप मॉक्स अटेम्प्ट करने की तरफ। उसके बाद आता है अगले 5 से 6 महीने। आपको इसमें लगातार मॉक्स लगाने हैं, पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने हैं, मॉक्स में जो गलतियाँ कर रहे हो उसको एक कॉपी में नोट डाउन करना है, फिर उसको एनालाइज़ करना है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। उन वीक एरियाज़ और टॉपिक्स को जाके आपको दोबारा रिवाइज़ करना है। आपको मॉक्स अटेम्प्ट करते हुए कुछ स्किल्स अपनाने हैं, जैसे कि द आर्ट ऑफ स्किपिंग, जैसे कौन-सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन-सा नहीं करना है, कौन-सा गेस वर्क करेक्ट है। ये सब आपका लेटर हाल्फ में होगा। और बिल्कुल एंड की तरफ यानी जब एग्ज़ाम पास आ जाए, जो क्वेश्चन्स आपने स्टार मार्क कर रखे हैं, वो दोबारा प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं बने तो उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज़ करना है और मॉक्स में जो आपने गलतियाँ की हैं, उनको गो थ्रू करना है। स्पीड को कैसे बढ़ाना है, वो देखना है। ओवरऑल एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट की ट्रैक रखना है कि आप सही से टाइम मैनेज करके आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। और अल्टीमेटली ऐसे करके आपको अपने मॉक्स के स्कोर्स इम्प्रूव करने हैं। अगर आप एक रिपीटर हो, तो आपको अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चन्स आपने स्टार कर रखे थे, उनको दोबारा करना है, मॉक्स एवरीडे देना है और जो मॉक में गलतियाँ कर रहे हो, उसको एनालाइज़ करने में बहुत टाइम आपको स्पेंड करना है, ताकि आप अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सको। ओवरऑल स्पीड को इम्प्रूव करना है और ऐसे ही आपको स्कोर अपना बढ़ाना है। ये तो हो गया एक मंथली टाइमलाइन। अब चलिए आते हैं हम डेली टारगेट्स कैसे बनाएँगे। आप रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले ना अपना टू डू एक लिस्ट बनाओगे। छोटे से डायरी में आपको रोज़ सुबह उठ के पहले तो डेट डालना है। फिर आपको स डिसाइड करना है और लिखना है कि आप उस दिन क्या-क्या चीज़ें कवर करोगे। सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, इंग्लिश में वोकैब यहाँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 50 वर्ड्स ऐसे करके, जो भी आपको उस दिन कवर करना है, आपको वो लिखना है, हर सब्जेक्ट के लिए। और अगर उस टारगेट का आप 90% भी कंप्लीट कर पाते हो, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो इनफ है। क्योंकि ये आपको लॉन्ग जर्नी में जाना है, आप पूरा 100% रोज़ कंप्लीट नहीं भी हो सकता है, तो भी चलेगा। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या टाइम टेबल फ़ॉलो करती थी एज़ अ बिगिनर, जब मैंने अपनी तैयारी जस्ट स्टार्ट ही की थी। सबसे पहले ना मेरी हैबिट है कि मैं सुबह उठ के अपने डायरी में लिखती हूँ, मैं जर्नलिंग करती हूँ कि मुझे अपना दिन कैसा चाहिए। ये कोई टारगेट या कोई स्टडी बेस्ड नहीं है, मैं ओवरऑल अपने मेंटल क्लैरिटी के लिए लिखती हूँ कि मुझे कैसा दिन चाहिए, मेरा दिन कैसा जाने वाला है। अपने लिए मैं पॉजिटिव अफ़र्मेशंस लिखती हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ या जिस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, उस सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छे से स्कोर कर रही हूँ। ऐसे मैं पॉजिटिव चीज़ें लिखती हूँ अपने बारे में। साथ में उसके बाद फिर मैं अपने टारगेट्स को जैसे डायरी में नोट डाउन कर लेती थी। उसके बाद ना मैं अराउंड 5 टू 10 मिनट्स मेडिटेट करती थी। कोई भी एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक चला के ईयरफ़ोन्स में आप अपने माइंड को पहले काम करो, माइंड को शांत करके शुरू करो पूरा दिन। देखना पूरा दिन कितना अच्छा स्मूथ जाता है। आपके माइंड में जो एक क्लटर सा हो जाता है कि ये भी करना है, वो भी पढ़ना है, इतना कुछ कैसे होगा? मन आपका शांत होगा, इतना ज़्यादा मन तेज़ नहीं भागेगा। ये अगर आप मेरी एडवाइस लेते हो ना तो ये ज़रूर करना। उसके बाद मैं बैठ जाती थी पढ़ने। तो सबसे पहले मेरी आदत थी कि मैं सुबह उठ के याद करने वाली, रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, मैं वो पढूँ। तो मैं उठ के पढ़ लेती थी 1 घंटा जीएस, ठीक है? 1 से डेढ़ घंटा वो मैं कभी ज़्यादा, कभी कम हो जाता था। उसके बाद वीडियोज़ देखने होते थे मुझे, तो कभी वीडियोज़ देख लिया और कभी सर के नोट्स रिवाइज़ कर लिए, जैसे भी सिलेबस चल रहा होता है। उसके बाद मैं आती थी वोकैब पे। वोकैब भी क्योंकि उसमें भी रट्टा मारना होता है, तो मैं सुबह ही वोकैब को कर लेती थी। फिर नाश्ता वगैरह करना बीच में, ये सब तो चल ही रहा है। एंड देन उसके बाद मैं चली जाती थी मैथ्स में। मैथ्स के लेक्चर्स किए, नोट डाउन किए, नोट्स बनाए। उसके बाद लंच वगैरह करके मैं हमेशा ना 15-20 मिनट्स का एक नैप लेती थी, क्योंकि उससे ना माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। आप लगातार इतने घंटे अगर पढ़ोगे तो आपका माइंड शाम तक आते-आते जैम हो ही जाना है। तो इसलिए
आप थोड़ा-सा रेस्ट ले सकते हो। ये नहीं कि घंटों-घंटों सो रहे हो, ऐसा नहीं। उसके बाद मैं शाम को ना इंग्लिश के जो रूल्स है या ग्रामर है, जो भी मुझे इंग्लिश में पढ़ना है, वो मैं पढ़ लेती थी। उसके बाद रीज़निंग के जो भी मुझे प्रैक्टिस करना है, कभी कोई क्लास देख लिया या प्रैक्टिस कर लिया, उस हिसाब से रीज़निंग के क्वेश्चंस कर लिए। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले 10-15 मिनट्स कैलकुलेशन करती थी। खुद से ही रैंडम नंबर्स लेके, ठीक है? कोई बड़ा-सा मल्टिप्लिकेशन, डिवीज़न, इससे क्या होता है आपका स्पीड बढ़ जाता है। एंड जैसे कि रात में ना क्या होता है कि आपको मतलब नींद आने लगती है, और मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं सोने से पहले अगर मैथ्स करूँ या फिर कोई भी कैलकुलेशन करूँ, तो फिर उससे ना मुझे नींद कम आती है। तो मैंने ये टेक्निक अपनाया था। ज़रूरी नहीं कि ये आपके लिए भी काम करे। मैं बार-बार बोलूँगी कि टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी सब अपने हिसाब से बनाइए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। दूसरा क्या कर रहा है, आपको सेम नहीं करना है। जो आपको ठीक लगे, आप उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करो। लेकिन जो भी करो, उसको रेगुलर रखो। ये नहीं कि 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया और फिर छोड़ दिया। नहीं, ऐसे नहीं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो उसके बाद ना जब मेरा सिलेबस अराउंड 70 टू 80% हो गया था, तो मैंने मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दिए थे। सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक। स्कोर मेरे बहुत ही कम आते थे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी मैं लगाती थी ये समझने के लिए कि मैं कितना समझ पा रही हूँ क्लासेस को, या जितना भी मैंने पढ़ा है वो मैं कितना याद कर पा रही हूँ। बहुत कम आते थे स्कोर, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, सबके आते हैं। तो मैं ना अल्टरनेट ऐसे इंग्लिश और कभी रीज़निंग, कभी मैथ्स का सेक्शनल लगा लेती थी। और वन जो फुल मॉक होता है वो इनिशियली रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में 2-3 लगा लो, कभी 3-4 लगा लो अपने हिसाब से। तो जो टाइम मैं अपना नोट्स बनाने में लगाती थी मैथ्स के, रीज़निंग के, उस टाइम पे मैं मॉक्स को सॉल्व कर लेती थी। कभी दिन में, कभी शाम में। बट मॉक तभी देना जब आपका माइंड बहुत ही फ्रेश एंड फ्री फील कर रहा हो, क्योंकि बहुत ही थके हुए माइंड के साथ अगर मॉक दोगे, तो फिर वो उसमें आप स्कोर कर ही नहीं पाओगे। आप अच्छे से डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कौन-सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है। और एक टिप ये है कि मॉक देने से पहले ना हमेशा अपने आप को 3-4 डीप ब्रेथ ले लेना, और अपने आप को ना ऐसे 2-3 सेकंड सोचना कि मैं बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाऊँगी। अपने आप को ना थोड़ा 2-3 अच्छे पॉज़िटिव वर्ड्स देके ही शुरू करो। एक माइंड को किक सा मिल जाता है अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए। ये मैं पर्सनली यूज़ करती थी। फिर ना जैसे ही मेरा सिलेबस खत्म हो गया, मैं रेगुलर मॉक्स देने लगी, फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल मॉक, तो मैं ना उनको एनालाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगाती थी। जैसे आपने सुबह अगर मॉक दे दिया, तो शाम को 1 घंटा निकालो, उसको अच्छे से जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, उसको एक इम्प्रूवमेंट कॉपी में नोट डाउन करो। उसको आप समझ लो कि कहाँ आपने मिस्टेक किया है। वो सिली मिस्टेक था या आपको याद नहीं रहा, जो भी आपको वो खुद समझना पड़ेगा कि आपकी मिस्टेक हुई कहाँ पे। तो ये था मेरा ऑन एन एवरेज टाइम टेबल। इसमें मेंस के पहले फिर मैंने 3-4 महीने पहले मैंने कंप्यूटर को बस ऐड कर दिया था। मैंने कंप्यूटर के नोट्स बनाए थे। उसके बाद मैंने रेगुलर लाइक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स रखा था कंप्यूटर को बस रिवाइज़ करने के लिए। आप इम्पोर्टेंस समझ ही सकते हो कंप्यूटर का 2025 में जो हुआ उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको छोड़ना नहीं है। और रात में सोने से पहले 15-20 मिनट टाइपिंग कर लो, दैट्स इट। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है मेन से पहले। जो आप चारों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, साथ में इन दोनों को बस ऐड कर दो। अब आते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, जो मेरे इस पूरे वीडियो का समरी रहेगा, एंड इसको अच्छे से समझ लेना। नंबर 1, 8 टू 10 आवर्स स्टडी इज़ अ मिथ। लोग पढ़ते होंगे, नो डाउट देयर आर पीपल जो पढ़ते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 8 टू 10 आवर्स नहीं पढ़ सकते। अगर आप बुक के सामने 10 आवर्स बैठे भी हो ना, तो आप देखोगे कि इफेक्टिव जो स्टडी वो आपके 5 से 6 घंटे ही हो रहे हैं। तो मेरा ये पॉलिसी था कि मैं कभी भी बुक के सामने अगर मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैं नहीं बैठी रहती थी। मैं उठ जाती थी, मैं बाहर टहल लिया मैंने, या फिर बीच में कोई गाने सुन लिए, कुछ भी अपने रिक्रिएशन के लिए कर लो, किसी से बात कर लो। बट बुक के सामने बैठे रहना जस्ट बिकॉज़ ये सोचने के लिए मुझे कि 9-10 घंटे पूरे करने हैं, ये मत करना। ये आप खुद को ही चीट कर रहे होंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। मुझे लोगों ने ये भी पूछा है कि आप घर पे पढ़ते थे या लाइब्रेरी में? जो भी आपको ठीक लगे, अगर घर पे डिस्टर्बेंस नहीं है, घर पे पढ़ लीजिए। मेरे लिए रूम में ही पढ़ना बहुत आसान होता था, तो मैं अपने पीजी के रूम में ही रह के पढ़ती थी। सो नंबर 2 पॉइंट इज़ नंबर ऑफ आवर्स से बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्मार्ट स्टडी करना। येस, तभी आप इस भीड़ में सबसे अलग हो पाओगे। स्मार्ट स्टडी मतलब ये है कि आप ये नहीं कि अभी कोई बोल रहा है तो इस टीचर से पढ़ लो, अभी इस नोट से पढ़ लो, अभी इस बुक से पढ़ लो, नहीं। जो भी टीचर या बुक आपने सिलेक्ट किया है, आप उसी पे स्टिक रहिए, उसी को बार-बार रिवाइज़ कीजिए, और जो भी गलती आप कर रहे हो उस पे फ़ोकस कीजिए इम्प्रूव करने पे। तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप सिलेक्शन ले पाओगे। नंबर 3 पॉइंट, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, फिर सोच रहे हो कि अब तो मैंने पढ़ लिया, मैं थक गया हूँ, अब मैं 2-3 दिन नहीं पढ़ूँगा। ये गलत है। आपको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में अ, कोशिश करना है कि आप रोज़ पढ़ने बैठो, चाहे आपका मन कर रहा हो, नहीं कर रहा हो। मान लो आपके घर पे कोई फंक्शन है, आप एक मॉक लगा लो।
आपको टाइम नहीं मिला, एक मॉक लगा लो, छोड़ दो। कुछ नहीं तो बस एटलीस्ट वो 4 सब्जेक्ट जो है आपके माइंड में रहेगा तो सही, आप आउट ऑफ टच तो नहीं हो जाओगे। तो ऐसे करना है, पढ़ाई से बिल्कुल डिटैच नहीं होना है, आपको करते रहना है कुछ ना कुछ। हो सकता है कि हाँ, डेली 8 घंटे आपके 6-7 घंटे नहीं हो रहे हो, कोई नहीं, अगर किसी दिन 2 घंटे हो रहे हो तो उतना ही कर लो। फिर आता है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो। बहुत सारे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही सब्जेक्ट के जो 1-2 चीज़ें आपको बुक्स आपको सही लगते हैं, उसको उठाओ और उसको बार-बार रिवाइज़ करो, और मल्टीपल ना ऐसे वीडियोज़ और स्ट्रैटेजी कैसे किसने पढ़ा था, इस पे मत जाइए। कुछ वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिए, मैंने भी देखा था प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक़्त। उसके बाद आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाइए, अपना एक फ्लो चार्ट बनाइए कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, पढ़ाई के साथ-साथ कुछ माइंड फ्रेश करने के टेक्निक्स को भी अपनाइए, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, बाहर जाके थोड़ा-सा कुछ देर के लिए वॉक करना हो गया, जिससे आपका माइंड ना बहुत फ्रेश फ़ील करेगा और आप पूरे दिन की थकान के बाद आपको अच्छा लगेगा। देखिए, ये जर्नी 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने की नहीं है। हम ये सोच के चलेंगे कि 1 साल में हमारा क्लियर हो जाएगा और आप जॉब हासिल कर लोगे। लेकिन व्हाट इफ ड्यू टू सम रीज़न आपका 1 साल के अंदर नहीं हुआ? मैंने भी सोचा था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी निकल जाएगा, बट नहीं हुआ। तो अब नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, दोबारा अटेम्प्ट देना ही है और अच्छे से फ़ोकस करना है। सो अपने अंदर का जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना, उसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले, या तो सुबह पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले या रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी कर लोगे ना, तो भी आपका माइंड बहुत फ्रेश फ़ील करेगा। आप देखोगे कि आप ये जो दुनिया भर के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, उससे बहुत ईज़िली बच पाओगे और बहुत हल्का फ़्री करोगे, आपके माइंड में क्लैरिटी बनी रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।